2020 की जुलाई में जब हमने आपसे अपना व्यू शेयर किया था कि HDFC बैंक आने वाले 3 to 5 ईयर्स में शायद अच्छा परफॉर्म ना कर सके, तब हमने ये नहीं सोचा था कि वो इतना ख़राब परफॉर्म करेगा, 5 ईयर्स एक ही रेंज में फंसा रह जाएगा और बहुत ही कम रिटर्न देगा। सो ओवरऑल व्यू तो परेशानी है ही, लेकिन जो अभी लास्ट कुछ मंथ से अच्छा कर भी रहा था HDFC बैंक, वापस अभी गिरना शुरू हो गया है, वापस कुछ परेशानियां दिख रही हैं। तो वो दिक्कतें क्या हैं, चार्ट्स पे क्या हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं आने वाले समय के लिए, क्या वार्निंग्स हैं जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, सभी चीज़ों का समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले हम लोग अपनी एनालिसिस की शुरुआत करें, आपसे दो बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा। पहला, नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं, या मुझे कहना चाहिए जो भी पॉजिटिव सोच है, आपकी इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं पूरी करे। और बाकी जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो टाइम फ्रेम है वो काफ़ी मैटर करता है होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। तो जो आपके सामने ये चार्ट आ रहा है, आई होप आप समझ पा रहे होगे कि टाइम फ्रेम की इम्पॉर्टेंस क्या होती है और इसके हिसाब से हमारा होल्डिंग पीरियड क्या होता है और हमारा जो सोच है वो टाइम फ्रेम के हिसाब से ही क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के हिसाब से अब हम चूंकि मंथली चार्ट की बात नहीं करेंगे, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा वो, तो वीकली चार्ट से इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आने पर हम जब चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले ओवरऑल व्यू देखते हैं। तो इसे हम लाइन चार्ट करेंगे जिसमें थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखता है। चार्ट टाइप जो है ये लाइन चार्ट है, सिर्फ क्लोजिंग्स इसमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो कभी और डिटेल में बात करेंगे। जब ओवरऑल देखते हैं तो आपको दो चीज़ नज़र आ रही है। पहला, जो ये ओवर नीचे का एरिया है, इस साइड आप देख रहे हो लोअर साइड है प्राइस, और इधर आप देख रहे हो राइट हैंड साइड हायर साइड है। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका देखने का है कि जो प्राइस है आपका वो अप ट्रेंड में काम कर रहा है, यानी ओवरऑल व्यू हमारा अप ट्रेंड में है। ठीक है, यानी वीकली चार्ट हमें दिखा रहा है कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो एक अच्छे अप ट्रेंड में काम कर रहा है। दूसरा तरीका जानने का होता है हमारा डाउ थ्योरी का। डाउ थ्योरी में हमारी जो एक्सटेंडेड रिसर्च है उसके हिसाब से अगर हम अभी रिसेंटली देखें 2020 से क्या हो रहा है, तो इसकी मार्किंग करने में आपको नज़र आएगा कि आपको एक इस तरीके से डाउ थ्योरी में देखा जाता है क्या प्राइस का बिहेवियर है, स्विंग कौन कौन से हमें मिल रहे हैं। तो अभी तक हमें ये स्विंग मिले हैं। इसको बेहतर तरीके से देखने का तरीका ये है, आप प्राइस को अगर हाइड कर देंगे तो आपको नज़र आएगा प्राइस में क्या हुआ है। ये डाउ थ्योरी आपको दिखा रही है साफ साफ प्राइस अपने हायर प्राइस पे है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक रेंज से बाहर आया है। तो डाउ थ्योरी का ये सपोर्ट एरिया आपको मिला और एक ट्रेंड आपको साफ नज़र आया कि बुलिश जोन में है और बुलिश ट्रेंड हमारा ये चल रहा है। इस तरीके से हमने ट्रेंड समझ लिया है, यानी ओवरऑल जो व्यू है वो बुलिश है आने वाले कुछ महीनों और सालों के लिए। तो अभी इसके अलावा अब सीधे चलते हैं और देख लेते हैं अपने जो प्राइस है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। एग्जैक्ट चैनल दिखाने की आपको कोशिश करूं तो ये हमने पहले से लगा रखा है चार्ट पे और आपको नज़र आ रहा है। और इसका सपोर्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो अभी रिसेंटली ये 930 925 के आसपास का सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा चैनल यहाँ पे वर्किंग है और आपको नज़र आ रहा है इसका मिड लाइन कितना शानदार तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरह से हमें मिल गया अपना पहला सपोर्ट। अब इसी को आप अगर हटा के थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, हम नॉर्मली देखें और कुछ देखने का प्रयास करें तो आपका ये चैनल बन के आएगा, इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसका अब रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करें तो 1015 1020 के आसपास देखने को मिल रहा है। और सपोर्ट की बात करें तो आपको सपोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल सपोर्ट नज़र आ रहा है करीब करीब 745 750 के आसपास। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको इस चैनल से मिला। मिड लाइन का भी एक सपोर्ट आ रहा है 870 के आसपास, जो एक पुराना रेजिस्टेंस का भी है सपोर्ट, आप उस तरह से देख सकते हो। लेकिन हमारी नज़र में जो इंपॉर्टेंट एरिया है वीकली चार्ट पे वो इस तरीके से ही कहलाया जाएगा 745 के आसपास। ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस भी मिला, सपोर्ट भी मिला और प्राइस देखने पर आपको पता लग रहा है फ़िलहाल ये रेजिस्टेंस के आसपास काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा ऊपर जा पाने की जो कोशिश हो रही थी वो कामयाब नहीं हो पा रही है। तो ये एक थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लमेटिक साइन नज़र आ रहा है। अब इसको हाइड करने के बाद और कुछ देखने की कोशिश करें तो हमें प्राइस में एक रिट्रेसमेंट भी हम देख सकते हैं किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस पूरी जो ये रेंज चलती चली आ रही थी,
अगर हम इसका रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश करेंगे तो हमें नज़र आता है कि ये अपने 161% के आसपास से ही गिरा है। देख रहे हो आप, 1005 1010 का रेजिस्टेंस है जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से ये फॉल आता नज़र आ रहा है। तो हम इसको एक बार हटा देते हैं और यहाँ पे समझ लेते हैं क्या चीज़ें और हो रही हैं। बात कर रहे थे सपोर्ट की, तो सपोर्ट हम एक और तरीके से देखते हैं जिसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट। अगर हम उसको यहाँ पे टालने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ वैसे 2020 के बाद से ये हमारा जो रेड वाला मूविंग एवरेज है 242 का, उसको कभी ये ब्रेक नहीं कर सका है, इसी के ऊपर काम कर रहा है। बट अगर इसी को हम ओवरऑल लाइन चार्ट करके दिखाएं प्राइस पे, आपको अच्छे से नज़र आएगा। और इसको हम 2 वीकली की चार्ट बना दें तो आप देखोगे कि 2 वीकली के चार्ट करने पर हमें पता लग रहा है कि इसने कभी भी हमारे 242 मूविंग एवरेज को कभी ब्रेक नहीं किया है। और इसका सपोर्ट अगर हम ढूंढते हैं तो ये जोन मिलती है हमें 700 से लेकर 660 के बीच में। तो हम यहाँ इसका बीच का एरिया करीब करीब 675 के एरिया को एज ए सपोर्ट मान के चलेंगे। जब तक ये ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके मन में आ रहा है कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस यही सब देखते चले जा रहे हैं, आखिर एनालिसिस कब करेंगे, तो थोड़ा सा धीरज रखिए, यही हमारा काम होता है। सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशंस निकालनी होती है। अब अगर हम चेक करें अपने वॉल्यूम्स को, वॉल्यूम हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ अगर हम वॉल्यूम को थोड़ा बड़ा करते हैं तो हमें पता लगता है कि इसने अपनी पूरी लाइफ में इतने वॉल्यूम्स नहीं दिए हैं जितने यहाँ 2023 से 2024 के बीच दिए हैं। तो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं। ओवरऑल अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें प्राइस से, तो देखने में लगता है कि वैसे तो इस समय रेंज बाउंड थी मार्केट, मगर उसके बाद से ये ऊपर ही काम कर रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन है जो वो निकलेगा एज ए बुलिश व्यू। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल बुलिश मान के ही चलेंगे वॉल्यूम की इंटरप्रिटेशन को। लेकिन अगर रिसेंट आप देखोगे तो वॉल्यूम घटता ही चला जा रहा है। इसकी एवरेज भी आप देख रहे हो घटती ही चली जा रही है, वॉल्यूम्स भी घटते ही चले जा रहे हैं। तो रिसेंटली कुछ ऐसा खास नहीं हो पा रहा है। और अगर इस रिसेंट मूव को हम देखें ये कितना ड्यूरेशन है, तो आप देख पा रहे हो करंट जो ट्रेंड चला है अभी ये मार्च अप्रैल से इस साल, वो पूरा बिना वॉल्यूम के चला है। यहाँ पे ज़्यादा एंथुसियाज्म जो है वो नहीं नज़र आ रहा है। वॉल्यूम के बाद अगर हम लोग वीकली चार्ट पे आते हैं और RSI को समझने की कोशिश करें तो RSI पे ऐसा कुछ भी खास नज़र नहीं आ रहा है। एक रेंज दिख रही है बहुत ही ब्रॉडर, ऊपर 70 की ओर और नीचे 35-40 की ओर, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। बहुत बड़ी रेंज है, यानी कि RSI हमें कुछ खास बताने की कोशिश कर नहीं रहा है, कुछ बता नहीं रहा है। देखने की अगर कोशिश और करें तो एक हमें ये एक सपोर्ट डेवलप होता नज़र आ रहा है, शायद सपोर्ट बन जाए, लेकिन ये सारा इफ़ और बट वाला केस दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसको हम लोग कुछ ढूंढने की कोशिश ज़बरदस्ती ना करें। ये भी एक लर्निंग का पॉइंट होता है कि जब कोई चीज़ हमें ना दिखा रही हो कुछ, तो उसे ज़बरदस्ती देखने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो ये जो भी कुछ कर रहा है इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं। फिलहाल इससे कोई भी हेल्प हमें नहीं मिल रही है। बात करते हैं अपने अगले इंडिकेटर जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जिनको नहीं पता है, अगर आप ये टर्म पहली बार सुन रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। इन शॉर्ट में बता देता हूँ, ये कंपैरिजन करता है बेंचमार्क जो भी हम चूज़ करते हैं। जैसे कि ये HDFC बैंक है, इसका कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो इसके सेक्टर से करेंगे। तो सेक्टर कौन है इसका, उसका इंडेक्स है हमारे पास बैंक निफ्टी। तो इसमें जो कंपैरिजन किया है हमने, आप देखोगे तो वो बैंक निफ्टी से कर रहे हैं। तो ये जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है ये सिंपली ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी के अगेंस्ट जो हमारा HDFC बैंक है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और करता आया है। ठीक है, तो हमें इससे पता लगता है कि आउट परफॉर्मेंस क्या होती है और अंडर परफॉर्मेंस क्या होती है। वो इस इंडिकेटर पे कैसे दिखता है, जितना भी ग्रीन एरिया देख रहे हो आप, ये जितना भी ग्रीन पोर्शन है, इसका मतलब है कि ये आउट परफॉर्मर था उस वक्त। और ये जितना रेड एरिया देख रहे हो, ये साफ शो कर रहा है कि ये अंडर परफॉर्म कर रहा है इवन बैंक निफ्टी को। ठीक है, यानी इससे अच्छा तो इंडेक्स इस समय काम कर रहा है। अगर कोई इन्वेस्टेड है HDFC बैंक में 2023 के बाद से, तो समझ लीजिए उसको नुकसान है, चाहे वो कितने भी अच्छे से रखा हो। थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आ रहा होगा तो उससे अच्छा प्रॉफिट बैंक निफ्टी इंडेक्स को लेने पे आता। इसका मतलब ये है। ठीक है, यानी अगर लॉस है दोनों को ही, HDFC बैंक और बैंक निफ्टी में भी, तो भी बैंक निफ्टी में लॉस कंपैरेटिवली कम होगा, HDFC बैंक में ज़्यादा होगा। और अगर प्रॉफिट है 2023 से, तो HDFC बैंक में प्रॉफिट कम होगा और बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। अंडर परफॉर्म का मतलब यही होता है। ठीक है, तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो पॉइंट ये है,
इसी से आपको पता लगता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी कैसी रही है। प्राइस का वो आप कैसे देखोगे, डिवाइड करोगे, प्लस माइनस करोगे, रिटर्न चेक करोगे, इसमें ये नॉर्मली ऐसे ही दिखा देता है। तो अगर हम इसको देखें ओवरऑल तो आपको नज़र आता है कि पिछले कई सालों से, ठीक है, आप देख रहे हो ये आउट परफॉर्मर था, यानी बैंक निफ्टी से बेहतर परफॉर्म कर रहा था, यानी इसमें इन्वेस्टेड रहना फ़ायदे का सौदा था। मगर आप क्या देख रहे हो उसके बाद से, अगर हम आपको ये लाइन लगा के दिखाने की कोशिश करें तो ये एक सपोर्ट जो कटा इन मार्च अप्रैल 2021 में, उसके बाद से इसमें जो ख़राब टाइम शुरू हुआ, इसके गिरने का मतलब भी याद रखिए अंडर परफॉर्मेंस ही है, ठीक है। भले वो ग्रीन में दिख रहा हो लेकिन वो अंडर परफॉर्मेंस करके ही रहा है। तो ये जो भी अंडर परफॉर्मेंस रही है आप देखोगे मार्च 2021 से रही है, और इसके बाद से ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो अगर इस पॉइंट को हम एनोटेट कर लें, इस जोन को, और प्राइस पे हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि ये कब बना था, देखा जाए ये क्या है जोन, मार्च 2021। प्राइस पे देखिए कहाँ है, वो दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्च 2021 से जो प्राइस कहीं गया नहीं है, वो आपको शुरुआती फेज़ में ही उसने बता दिया था कि भाई ये यहाँ पे अब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इतना एफिशिएंटली कई बार ये हमें बता देता है। सो अगर हम इन सारी चीज़ों को, सारी अपनी एनालिसिस को अगर एक जगह इकट्ठा करें और उसको समझने की कोशिश करें तो आपके सामने ये एक बॉक्स आ गया है जो मैंने लिख लिया है ऑलरेडी। जो भी हमने यहाँ डिस्कस किया वो सब कुछ यहाँ लिख दिया आपके सामने। सपोर्ट कौन सा मिला बड़े चैनल से, 925 का, 745 का मिला हमें ये वाले चैनल से जो हमने यहाँ लगाया, राइट, ये वाला चैनल से। और उसके बाद 675 का सपोर्ट हमें मिला मूविंग एवरेज के सपोर्ट से, राइट। तो ये 3 सपोर्ट हमें मिले। रेजिस्टेंस हमें मिला ऊपर 1000 और 1015 के आसपास, उसको हमने लिखा। वॉल्यूम बताया उसने हमें बुलिश है, मगर रिसेंटली बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। आरएस अंडर परफॉर्मर रहा है सिंस फैब 2021, ठीक है। और CMPA लिखा है जो आज का प्राइस है जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। 24 सितंबर 2025 की क्लोजिंग है ये। तो जब ये सारी एनालिसिस को, सारी चीज़ों को हम देखते हैं, इसके अलावा भी कई चीज़ें देखते हैं, उन सबको अगर हम एक साथ इकट्ठा करते हैं ओनली ऑन वीकली चार्ट, तो वो हमें व्यू क्या बना के दे रहा है कि जो इसका ट्रेंड है वो बुलिश है। कब तक? जब तक 745 से 675 का एरिया होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से बोलेंगे कि हम इसमें बुलिश रहेंगे जब तक 745 एंड 675 के लेवल्स होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अंडर परफॉर्म कर रहा है ये बैंक निफ्टी को। ये पॉइंट भी याद रखना है। यानी इससे अच्छा तो बैंक निफ्टी कर रहा है, जो स्टॉक में लेके फंसा हुआ है इतने सालों से, इससे अच्छा तो वो इंडेक्स ले ले, वो ये बता रहा है ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो फिर भी जो भी है वो अभी हम आगे समझेंगे, ओवरऑल इसे कैसे देखना है। वीकली व्यू हमें ये बता रहा है। अब चलते हैं डेली चार्ट पे फाइनली, और वहाँ समझ लेते हैं आने वाले कुछ मंथ्स में हमें क्या नज़र आ रहा है। तो अगर डेली चार्ट पे चलें और वहाँ समझने की कोशिश करें, तो पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ और डेली चार्ट पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे भी हम वही करने की कोशिश करेंगे जो हमने वीकली चार्ट पे किया। इसका हम क्या करेंगे, पहले जो ये रेंज थी जो हमने वीकली चार्ट पे डिस्कस की, तो इसको नहीं देखेंगे। एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन ढूंढेंगे जहाँ से ट्रेंड की शुरुआत हुई है, जो आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है, इसी से आप देख रहे हो ऊपर चलता चला जा रहा है। फिर वही बात अगेन, इस साइड जो प्राइस है लेफ्ट साइड वो डाउन साइड है, और इस साइड प्राइस जो है वो राइट साइड अपर साइड है। यानी कि ट्रेंड क्या है, डेली चार्ट पे भी बुलिश है। लेकिन दूसरा तरीका हमने जो बताया था, जो कॉन्क्रीट तरीका, वो डाउ थ्योरी है। डाउ थ्योरी में आप देखोगे तो उसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि जो इसमें स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही पॉजिटिव बन रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसके अलावा एक चीज़ और है जो हमें इसमें मिलती है, वो क्या है, पैटर्न हमने वीकली चार्ट पे इसीलिए नहीं देखा क्योंकि वहाँ कोई ऐसा खास पैटर्न हमें दिख नहीं रहा था। चैनल्स हमें दिख रहे थे, वो हमने आपको दिखाया। अब डेली चार्ट पे जो हमें पैटर्न दिख रहा है वो आपको दिखाने का समय आ गया है। ये आपको थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है, सबका अपना अपना देखने का तरीका है जैसा आपको पता है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न है और इसका नाम है राइजिंग वेज पैटर्न। कई लोग राइजिंग ट्रायंगल बोल सकते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है। मेन पॉइंट क्या है, इसका जो साइकोलॉजी होता है वो ये होता है कि प्राइस में जो इंटरेस्ट है वो जो बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं उनका इस वक्त तो नहीं है। इसका मतलब ही यही होता है। और इसको कंफर्म कौन कर रहा है, वीकली के वॉल्यूम्स आपने देखा बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पता लग रहा है क्यों नहीं आ रहे।
ये एक पैटर्न इन मेकिंग है। यहाँ जो काम हो रहा है बहुत ही इन जनरल हो रहा है, नॉर्मल हमारे जैसे आपके जैसे कॉमन लोग यहाँ पे बस काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं हो पा रहा है। तो इसमें अब जो ये जब ये चैनल जब ये पैटर्न ब्रेक करेगा किसी भी साइड, चाहे वो अप साइड ब्रेक करे या डाउन साइड ब्रेक करे, जिस साइड ब्रेक करेगा, और अगर उस वक्त वॉल्यूम आते हैं, ध्यान रखिए अगर उस वक्त वॉल्यूम से अगर ये काम करता है तो हम ये बात मानते हैं कि अब कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है और कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ बड़ा और बेहतर कर सकता है, चाहे ऊपर या नीचे। तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं बहुत ही पावरफुल है और इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से लगाने की कोशिश करें तो ये रहा हमारा सपोर्ट का जोन और ये रहा हमारा रेजिस्टेंस का जोन जो हमने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, ताकि आप इजीली इस जोन को देख सकें और समझ सकें ये लाइन हमने कैसी लगाई है। जो सपोर्ट है वो उसका जोन हमने लगाया है और रेजिस्टेंस का जोन लगाया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पता लग रहा है प्राइस कैसे काम कर रहा है। रेजिस्टेंस आप देखेंगे इसका तो आज की तारीख में 1040 के आसपास आ रहा है रेजिस्टेंस, और सपोर्ट देखेंगे तो अगेन 925 930 और नीचे लोअर जोन है 915 के आसपास। ठीक है, तो 915 925 के आसपास का सपोर्ट जोन है। अगेन जैसे वीकली में हमें मिला था बड़े चैनल में, याद आ रहा है जो बिल्कुल यहाँ चल रहा था उसका भी सपोर्ट यही आ रहा था, इस लाइन का भी सपोर्ट यही आ रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक गैप नज़र आ रहा है काफ़ी बड़ा, ठीक है, और यहाँ गैप जो है उसका भी एक सपोर्ट हम मानते हैं, देखते हैं। तो ये गैप जो है इस सपोर्ट के आसपास है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। तो इस गैप का जो सपोर्ट है मेरी नज़र में वो इसका क्लोजिंग प्राइस अगर हम यहाँ चेक करेंगे आपको प्राइस में इस जगह पे नज़र आएगा सी के नाम से। तो यहाँ हम इसका क्लोजिंग चेक करते हैं 903 के आसपास आ रहा है, यानी मोटा मोटी 905 हम एक प्राइस पकड़ लेते हैं। तो 905 के आसपास का सपोर्ट 905 से 925 एक जोन मान सकते हैं, ये एक सपोर्ट हमें मिल गया है। तो इस तरीके से हमें एक पैटर्न, एक प्राइस, उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों मिलता नज़र आ रहा है। इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कैसे इसको देखना है, सभी चीज़ों को अभी आगे गैदर कर लेते हैं और चीज़ों को पहले समझ लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। इसके अलावा अगर मूविंग एवरेज के सपोर्ट देखने की कोशिश करें तो मूविंग एवरेज को अगर यहाँ लगा के देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ऐसा कोई खास मूविंग एवरेज काम नहीं कर रहा है। जो भी मूविंग एवरेजेस हैं वो कहीं ना कहीं मिक्स हो रहे हैं प्राइस में। जो रेंज है वोलेटिलिटी की वो काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, कोई भी मूविंग एवरेज एक पर्टिकुलर तरीके से काम यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो अगेन जो हमने वीकली पे RSI के लिए कहा, यहाँ पे मूविंग एवरेज के लिए कहेंगे। जब हमें कोई मूविंग एवरेज इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो इसे लेने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ें और देखते हैं, बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में अगर हम देखें तो ये बड़े कैंडल्स जो बड़े बड़े बने हैं यहाँ पे, जिनके कारण वॉल्यूम का सही से इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा है, तो इस एरिया को अगर हम छुपा देंगे, जूम करेंगे तो ये देखिए आपको बाकी वॉल्यूम सामने उभर के आ गया क्या यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडल बहुत बड़ी दिखे तो उसको हमेशा हाइड कर दें, तब वॉल्यूम देखना ज़्यादा बेटर रहता है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ खास नहीं हो रहा है, बहुत ही कम कैंडल एवरेज के ऊपर आ पाई हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये एरिया जो रीसेंट वन है यहाँ वॉल्यूम कुछ पिकअप करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एरिया में देखना होगा रिसेंटली क्या हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल तो प्राइस में वॉल्यूम घट ही रहे हैं, वो हमने वीकली चार्ट पे पता लगा लिया था। तो अभी रिसेंटली ये क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम थोड़े से पिकअप हो रहे हैं उसको देखने की कोशिश करें तो ये जोन जो आपको नज़र आ रही है प्राइस में वो देखिए और वॉल्यूम में देखिए, तो बियरिश कैंडल्स पे वॉल्यूम ज़्यादा आते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बियरिश दिख रहा है वॉल्यूम का माहौल ऑन डेली चार्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को पॉइंट को भी याद रखेंगे। इसके बाद अगर RSI में देखने की कोशिश करें तो RSI काफ़ी बेयरिश नज़र आ रहा है ऑन डेली चार्ट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक जोन की तरह काम कर रहा था यहाँ इसके ऊपर, और जैसे ही यहाँ पे ये कटा है आप देख पा रहे हो इन अगस्त 2025 21 22 अगस्त को, उसके बाद से ये ऊपर नहीं जा पाया है। तो ये हमें एरिया याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है जोन। हमारे हिसाब से यहाँ पे ही आपको पता लग जाएगा देख के, इसके बाद से ये बढ़ नहीं पाया होगा। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल प्राइस यहीं पे था 982 के आसपास, यहीं पे ये कट गया था और ये बेरिश जोन में आ गया है। तो फिलहाल RSI एक ख़राब जोन में दिखा रहा है, तो देखते हैं ये क्या करता है। फिलहाल तो बेरिश ही है। इसके बाद अब चलते चलते देख लेते हैं हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ को। इसमें क्या हो रहा है,
तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे से HDFC बैंक का रिलेटिव स्ट्रेंथ काम कर रहा है, बुलिश जोन में है, बहुत ऊपर नहीं है ज़ीरो से। ज़ीरो लाइन का इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, ये सिर्फ ये नहीं डिटरमिन करता है, ये नहीं क्लियर करता है कि आउट परफॉर्मर है इसके ऊपर कि अंडर परफॉर्मर है इसके नीचे। इस लाइन से जितनी दूरी पे होते हैं ये इसका इंडिकेटर है, जो इसका वैल्यू है, जितना दूर है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इस लाइन से काफ़ी दूर है, तो जितना दूर है इसका मतलब उतना अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी के अगेंस्ट। तो अभी आप देख रहे हो बहुत दूरी नहीं है, अभी लाइन के आसपास ही काम कर रहा है, बेयरली ग्रीनिश साइड में है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल आउट परफॉर्मर है, इतना हम इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। और एक चीज़ और दिख रही है, आप अगर देख रहे हो इसमें एक पैटर्न भी मुझे नज़र आ रहा है। कई लोग इससे शायद अग्री ना करें, लेकिन हम लोग हर जगह पैटर्न ज़रूर देखते हैं जहाँ पे भी दिख सके। तो ये आप देख रहे हो, ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न है मगर फॉलिंग जोन में है। अब इसमें क्या होगा, जब भी ये भी किसी साइड अगर ब्रेकआउट देगा, अगर ऊपर देगा तो एक चाल ऊपर मिलेगी। इसका मतलब क्या है, अगर ऊपर चाल मिलती है, ब्रेकआउट मिलता है, तो इसका मतलब HDFC बैंक आउट परफॉर्मेंस करनी दोबारा शुरू कर देगा अच्छे से। वरना अगर यहाँ कट गया तो ये भी वीकली चार्ट की तरह पूरा डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, प्रॉब्लम में चला जाएगा, जो अभी भी है प्रॉब्लम में, मगर इसके ब्रेक करने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम में चला जाएगा। सो आप देख रहे हो, हर एक इंडिकेटर, हर एक चीज़ अपनी अपनी भाषा बोल रहा है, कोई पॉजिटिव बोल रहा है, कोई नेगेटिव बोल रहा है। क्या इन सब बातों का मतलब निकालें? तो चलिए, सबसे पहले जो हमने वीकली व्यू जैसे बनाया वैसे ही डेली व्यू बनाते हैं, और उसको बना के मैंने आपके लिए यहाँ पे रख रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो क्या है व्यू? सपोर्ट हमने निकाले थे 925 और 905 के, रेजिस्टेंस हमने निकाला था 1040 का जो ऊपर निकला था, राइट, यहाँ पे। और इसके अलावा जो हमने देखा था, वॉल्यूम लिटिल बेयरिश दिख रहे थे, RSI प्रॉपर बेयरिश दिख रहा था, राइट, और रिलेटिव स्ट्रेंथ फिलहाल विथ कंडीशन आउट परफॉर्मेंस में फ़िलहाल है, राइट। तो वो पैटर्न जिस तरफ ब्रेक करेगा, याद है ना। तो इस तरीके से हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, और इसको अगर सेग्रीगेट करें और इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो हमें निकल के आ रहा है कि प्राइस चूँकि डाउ थ्योरी के हिसाब से, और प्राइस जो ऐसे देखें हम सपोर्ट्स के हिसाब से, तो वो सपोर्ट्स के ऊपर काम कर रहा है प्रॉपरली। तो अभी हम इसको बुलिश ट्रेंड तो ज़रूर कहेंगे, मगर इसमें कॉशन लगा के रखेंगे, क्योंकि कई जगह चीज़ें बियरिश टर्न होने लगी हैं। यहीं से सबकी अपने अपने व्यू बदल जाते हैं। कई लोग इतनी इन्फॉर्मेशन पाके ऑलरेडी बियरिश हो जाते हैं, और कई लोग इन सब बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हमारे जैसे लोग थोड़ा सा न्यूट्रल सिस्टम निकालते हैं। जब तक प्राइस का बिहेवियर कुछ गलत ना कहे तब तक हम आगे आगे काम नहीं करते हैं। याद आ रही ना मेरी लाइन? तो आप आई होप चार्ट पे समझ पा रहे होगे इस बात को कि कहीं ना कहीं ये हमें कॉशन दे रहा है कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और इसीलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें कहेंगे क्या हम कि जब तक 925 और 905 का सपोर्ट होल्ड कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक ये वापस ऊपर की ओर जा सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेंगे, लेकिन देखेंगे वो कहाँ कटेगा या कहाँ नहीं। ट्रेंड जब ऊपर हो तो हमारे लिए सपोर्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये याद रखेंगे 925 से 905 का जो सपोर्ट जोन है, जब तक ये ऊपर काम कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ में आउट परफॉर्मर भी रहा है, तो जब तक ये इस तरह से काम कर रहा है तब तक दिक्कत नहीं है। अब हमने एक वीकली का व्यू बनाया, यानी कई महीनों से लेकर सालों का, और एक हमने व्यू बनाया कुछ महीनों के लिए डेली चार्ट पर। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें, राइट, कि वीकली व्यू क्या है हमारा, डेली व्यू हमने देखा बुलिश ट्रेंड विद कॉशन है, वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं, उसको अगर हम लोग देखें तो वो हमें क्या बता रहा है, बुलिश ट्रेंड जब तक ये 745 और 675 का एरिया होल्ड कर रहा है ओवरऑल। इसका अगर हम लोग व्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा ओवरऑल व्यू हमारा। अगर आप ये पढ़ पा रहे हो तो यहाँ दिख रहा है ना आपको, पहला लाइन मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, यानी कि अगर हम कई महीनों से लेकर सालों की बात करें, जो कि 8 मंथ से 32 मंथ्स का है ये व्यू हमारा, इसी के बेस पे हम लोग बात करते हैं मीडियम टर्म के बारे में। तो आप देख रहे हो हमने इसमें क्या लिखा है, एग्जिट इफ ब्रेक 925 टू 905। क्यों लिखा है ये? क्योंकि जब हमने देखा यहाँ पे कि आउट परफॉर्मेंस इसमें ओवरऑल बैंक निफ्टी के खिलाफ भी नहीं है, तो यानी आने वाले पिछले कुछ सालों से एक तो ख़राब कर रहा है। यानी अगर आप बैंक निफ्टी रखते तो आपको ऑलरेडी अच्छा रिटर्न मिलता, बैंक निफ्टी HDFC बैंक से ज़्यादा, राइट, और उसको रखने का फ़ायदा नहीं है, और इंडेक्स में जो सेफ्टी है वो कभी किसी स्टॉक में नहीं हो सकती, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट ये है कि जब हमें इतना क्लियर पता लग ही रहा है तो फिर स्टॉक में काम करने से फ़ायदा क्या है, जब अभी भी अंडर परफॉर्मेंस हमें क्लियरली विजिबल है, अभी भी चैनल के रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, बिल्कुल हाईएस्ट एरिया पे है, राइट। यहाँ से गिरने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, बढ़ने के कम दिख रहे हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाएगा ऊपर तो फिर वो सारी कहानी बदल जाएगी, याद रखिएगा। तो जब हमने दोनों टाइम फ्रेम को मर्ज किया, उनकी इन्फॉर्मेशन को, तो हमें निकल के ये आया कि एक तो ये अंडर परफॉर्मर है और ऊपर से लेवल अगर ब्रेक कर गया तो अभी रिसेंटली भी काफ़ी फॉल आ सकता है, हो सकता है 745 और 675 तक चला जाए, ठीक है। तो अगर हम 675 के साथ रखना चाहते हैं, होल्ड करना ही चाहते हैं, तो जैसा मैंने बताया आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा व्यू ये है कि जब तक 925 से 905 का जोन है अवेलेबल, उसके ऊपर काम कर रहा है, तब तक तो हम होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके नीचे कटते ही इसमें हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको अब अंदाज़ा लग रहा होगा कि क्यों हमने 2020 में ही यहीं पे अपने टेलीग्राम पे बता दिया था कि ये आने वाले समय में शायद अच्छा ना कर सके, जबकि इसके बाद तो थोड़ी चाल आई भी है, राइट, बढ़ा भी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप अदर सेक्टर्स से कंपैरिजन करोगे, जैसे मैंने कहा ना, अंडर परफॉर्म वर्ड का मीनिंग समझिए, उसका मतलब ही यही होता है कि कहीं ना कहीं औरों के मुकाबले ये अच्छा नहीं करेगा। तो बेंचमार्क क्या था उस वक्त? सारे सेक्टर्स। तो सारे सेक्टर्स में परफॉर्म कौन सा करेगा? जो हमने 2021 के अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, कैपिटल गुड्स, याद है, मेटल्स, हमने कितने सेक्टर्स की उसमें बात की थी, राइट, ऑटो की बात की थी। और यहाँ पे हमने क्या बात की थी बैंक निफ्टी की उस वक्त? आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया, दोबारा आपको चार्ट पे दिख रहा है वीडियो में, राइट। हमने यही बात की थी कि बैंक निफ्टी, HDFC बैंक सिम्टम दिखा रहे हैं कि आने वाले 3 to 5 ईयर्स वो शायद अच्छा ना कर सकें। और आपने देख लिया है कि प्राइस में रिटर्न तो आई है, लेकिन कितनी कम आई है कंपैरेटिवली टू अदर सेक्टर्स। सो आई होप आपको हमारी एनालिसिस, हमारा व्यू समझ में आया होगा, पसंद आ रहा है। इसमें कुछ भी आपका कमेंट है, आपको लगता है कि इस वीडियो को और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें और डिटेल ऐड कर सकते हैं, आप हमें ज़रूर कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपका अगर कोई और स्टॉक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उसमें हमें क्या लग रहा है, क्या हमारा उसका व्यू है, तो आप हमें कमेंट में उसके लिए भी लिख के बता सकते हैं। हम ज़रूर उसका वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही है कि यहाँ से अब वीकली, अब नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमने इसीलिए शुरू किया है, और उम्मीद यही है कि हर वीक आपको कम से कम एक वीडियो, हर वीकली एक स्टॉक की बात हम यहाँ ज़रूर करें। सो HDFC बैंक की क्या वार्निंग्स हैं, आई होप आप अब समझ गए होंगे। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम में चलता चला आ रहा है पहले से, भले चाहे बहुत गिरा ना हो, फॉल ना आया हो, मगर अंडर परफॉर्मिंग भी एक बहुत बड़ा नुकसान ही है। अगर आपने लास्ट 5 ईयर से होल्ड किया हुआ है, देन यू ऑलरेडी नो कि कितना बड़ा नुकसान हो गया। किसी और में रखते कम से कम डबल ट्रिपल स्टॉक हो जाता, जबकि हुए तो 5, 10, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स हैं स्टॉक्स हुए हैं, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको 50 टाइम्स मिल जाता, एटलीस्ट 2-3 टाइम्स तो मिलता, कुछ तो अच्छा परफॉर्मेंस आता ना। यहाँ तो वो भी आपको नहीं मिला है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि चार्ट की पावर क्या है, ना सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर किसी स्टॉक के साथ मिलेंगे, प्रेफरेबली जो आप सजेस्ट करेंगे उसमें से ही किसी स्टॉक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।